वेरी स्वीट नमस्ते एंड वार्म वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप के बारे में, यानी हम डेफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड की बात करने वाले हैं। और आप बहुत अच्छे से इसको तब समझ पाएंगे यदि आपने किन्सियन क्रॉस वाला मेरा वीडियो पहले देख रखा है, क्योंकि पूरा डिपेंडेंट अल्टीमेटली ये किन्स का ही कॉन्सेप्ट है। तो पूरा जब तक आप किन्सियन क्रॉस नहीं समझेंगे तब तक आप इसे और अच्छे से नहीं समझ सकते। तो मैं ये उम्मीद कर चल रहा हूं कि आपने किन्सियन क्रॉस वाला वीडियो पूरा देखकर समझ लिया होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन वाला वो घंटा वाला बटन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आप तक तो पहुंचे ही पहुंचे। साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दीजिए और मेरे मोटिवेशन लेवल को बढ़ा दीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मैं और अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट को आपके सामने लेकर आऊं और मेरा मोटिवेशन लेवल अल्टीमेटली बढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप के कॉन्सेप्ट को। देखो, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी जैसे आप शब्द पढ़ते हैं तो पहले दिमाग में क्या आता है, समझ लो आप, हमें कुछ नहीं आता। ठीक है, ये बिल्कुल व्हाइट बोर्ड की तरह हमारा मस्तिष्क है, बिल्कुल हमें पता ही नहीं है कुछ इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप होता क्या है। तो सबसे पहले जब शब्द आएगा हमारे दिमाग में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का, तो क्या आता है कि इन्फ्लेशनरी मतलब समथिंग विच इज रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की प्राइस राइज, और प्राइस राइज कब होगा? जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगा। एग्रीगेट डिमांड किससे ज्यादा होगा? एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होगा। यानी कोई ऐसी सिचुएशन होती होगी जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगा देन एग्रीगेट सप्लाई, और उसके कारण प्राइस ज्यादा हो जाती होगी। तो आउटपुट में कोई ना कोई गैप आता होगा जिसको हम शायद इन्फ्लेशनरी गैप कह देते होंगे। ठीक है, ऐसे सोचो कि जिसको हम शायद इन्फ्लेशनरी गैप कह देते होंगे। डिफ्लेशनरी गैप के अगर शब्द आता है तो दिमाग में क्या आएगा? डिफ्लेशनरी यानी डिफ्लेशन। डिफ्लेशन यानी प्राइस का कम हो जाना। ठीक है, यानी एक तरह से सब कुछ धीमे हो जाना, ग्रोथ कम हो जाना, प्राइस का कम हो जाना, प्रोडक्शन का कम हो जाना, इसका मतलब डिमांड का कम हो जाना। डिमांड कम है इसका मतलब सप्लाई ज्यादा, तभी तो प्राइस कम हो जा रही है, क्योंकि एक्सेस सप्लाई होगा तभी तो प्राइस कम हो जा रही है। अगर प्राइस कम है, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो कोई ना कोई आउटपुट में गैप आता होगा और जिसके कारण ये डिफ्लेशनरी गैप बनता होगा। ऐसे नॉर्मली सोचो, और जो अगर आप ऐसे सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे होंगे, और उसके बाद जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हाँ, मैं सही सोच रहा था। यानी इसके आगे अगर सोचा जाए तो मैं खुद भी कई नए कॉन्सेप्ट को इवॉल्व कर सकता हूं, मैं खुद भी कई नए कॉन्सेप्ट देख सकता हूं। हमारा उद्देश्य खाली यही नहीं कि हम जो कॉन्सेप्ट दिए गए उनको पढ़ें, बल्कि हम उनको और आगे तक ले जाएं, उनको और अच्छे से समझें, तभी तो नए नए इकोनॉमिक्स का जन्म होगा। ठीक है, तो देखो, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी का गैप का अगर शब्दों से पकड़ा जाए तो जैसा मैंने अभी बताया वैसे आप सोच सकते हैं। लेकिन अब उसको समझते कैसे हैं? देखो, समझने से पहले मैं कुछ टर्म आपको बता देना चाहता हूं। एक टर्म बताता हूं, रियल आउटपुट। ठीक है, रियल आउटपुट, और इसको कहते हैं एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, एक्चुअल आउटपुट। और एक टर्म आता है पोटेंशियल आउटपुट। ठीक, क्या आता है? पोटेंशियल आउटपुट। पोटेंशियल आउटपुट। रियल आउटपुट क्या है, पोटेंशियल, और पोटेंशियल आउटपुट क्या है, या रियल आउटपुट को भी हम एक्चुअल आउटपुट कहते हैं। देखो, आउटपुट को अगर मेजर किया जाए इकोनॉमी में को कैसे करते हैं? नॉर्मली कैसे करते हैं हम? जीडीपी से करते हैं। किससे करते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से करते हैं। तो यहां क्या कह सकते हैं? इसको हम पोटेंशियल जीडीपी, और रियल आउटपुट या एक्चुअल आउटपुट को क्या कह सकते हैं? रियल जीडीपी कह सकते हैं। और अगर आपको रियल जीडीपी का कॉन्सेप्ट पता है तो आप जानते हैं कि जब हम जीडीपी को बेस ईयर प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? रियल जीडीपी कहते हैं। ठीक है, तब हम उसमें क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं, यानी हम कितने गुड्स की क्वांटिटी बढ़ी है, ना कि हम प्राइस की बात करते हैं। और जब हम नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं तो क्या करते हैं? हम प्राइस की बात करते हैं। यानी अगर नॉमिनल टर्म में जीडीपी बढ़ी है तो कोई जरूरी नहीं कि क्वांटिटी बढ़ी होगी, उसमें प्राइस इंक्रीज होने की वजह से नॉमिनल जीडीपी बढ़ गई। और जब हम रियल जीडीपी की बात करते हैं, जब हम एक्चुअल जीडीपी की बात करते हैं, तो हम एक्चुअली में रियल ग्रोथ समझते हैं कि कैसे इकोनॉमी में आउटपुट में कितनी वृद्धि हुई है। तो यहां हम रियल जीडीपी की बात कर रहे हैं, या हम यहां एक्चुअल आउटपुट की बात कर रहे हैं। कि देखो, अब एक्चुअल को मैं कैसे समझाऊंगा? पहले मैं आपको पोटेंशियल समझाता हूं, एक्चुअल आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। समझो, वैसे तो मैंने रियल आपको समझा दिया कि बेस ईयर प्राइस पर अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या कहेंगे? उसको हम रियल या एक्चुअल जीडीपी या एक्चुअल आउटपुट कहेंगे। अगर पोटेंशियल की बात करें तो एक इकोनॉमी की जितनी कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने की, और उस कैपेसिटी को कैसे पता करेंगे? एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर सभी चीजें हम क्या करते हैं? बिल्कुल मैक्सिमम यूज करते हैं। सभी चीजें मतलब क्या?
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज करते हैं, यानी जितने रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब का कॉम्बिनेशन करके हम ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं कि वो इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे होती है, यानी कुछ भी छूटा नहीं होता है, सब कुछ अपने बिल्कुल चरम उत्कर्ष पर लगा होता है, सब अपने चरम पर लगे होते हैं, यानी इससे ज्यादा कुछ कोई नहीं कर सकता। जैसे अभी मुझे कह दिया जाए तो मैं दिन में 8 घंटे पढ़ा सकता हूं, वो मेरी पोटेंशियल आउटपुट है, यानी अगर मैं दिन में 8 घंटा डेली पढ़ाता हूं तो मैं अपना पोटेंशियल आउटपुट डेली दे रहा हूं। लेकिन अगर मैं 8 घंटे से कम पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब जो एक्चुअली मैं पढ़ा रहा हूं वो है रियल जीडीपी। यानी मान लिया मेरे प्रोडक्शन करने की, यानी मेरी पढ़ाने की क्षमता कितनी, 8 घंटे है, और मैं पढ़ा डेली कितना रहा हूं, 4 घंटे पढ़ा रहा हूं। तो इस तरह मेरी जो 4 घंटे की जो पढ़ाने की क्षमता होगी वो कहलाएगी मेरी एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, एक्चुअल उसे क्या कहेंगे, एक्चुअल आउटपुट कहेंगे, एक्चुअली मैं कितना कर रहा हूं। और जो पोटेंशियल होगी, यानी मैं 8 घंटे, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। तो आपको आई थिंक पोटेंशियल और एक्चुअल में अंतर समझ में आ गया। ठीक है, पोटेंशियल यानी एक्चुअल यानी क्या, जब हम जीडीपी को या आउटपुट के बेस या प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं उसको हम कहते हैं एक्चुअल जीडीपी, एक्चुअल आउटपुट या रियल आउटपुट कहते हैं। और जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो जब हम इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल जीडीपी या पोटेंशियल आउटपुट। और जब इसमें डिफरेंस होता है, क्या होता है इसमें, डिफरेंस होता है, यानी ये डिफरेंस का साइन है, ठीक है, माइनस करेंगे तो उससे क्या मिलेगा, हमें मिलेगा आउटपुट गैप। क्या मिलेगा, आउटपुट गैप। या इस आउटपुट गैप को क्या कह सकते हैं हम, अगर इसको जीडीपी के थ्रू ले तो क्या कहेंगे इसको, जीडीपी गैप। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, जीडीपी गैप। ये एक आपको फॉर्मूला मिल गया। ठीक, क्या मिल गया आपको, एक फॉर्मूला मिल गया, रियल आउट जीडीपी गैप या आउटपुट गैप इज इक्वल टू एक्चुअल जीडीपी माइनस पोटेंशियल जीडीपी। ठीक है, ये आपको एक फॉर्मूला मिल गया, इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसके आगे मैं बताता हूं कि कैसे इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी फॉर्मूले के थ्रू बताता हूं, उसके बाद मैं आपको ग्राफ के थ्रू समझाऊंगा। देखो अब समझो, अगर रियल आउटपुट, अगर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट क्या है, ग्रेटर देन है पोटेंशियल आउटपुट से। मैं यहां पोटेंशियल आउटपुट लिख रहा हूं, जीडीपी भी लिख सकते हो। ठीक है, पोटेंशियल आउटपुट या पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल आउटपुट लिखो। अगर एक्चुअल जीडीपी इससे ज्यादा है तो जीडीपी गैप क्या आएगा, जीडीपी गैप क्या आएगा, गैप तो बनेगा ही ना। तो क्या होगा, जीडीपी गैप बनेगा, और उस जीडीपी गैप को क्या कहेंगे, एक्चुअल जो आउटपुट है वो ज्यादा है जितना कर सकते थे पोटेंशियल से, तो उसको कहते हैं हम। और आप जानते हैं जब एक्चुअल, अगर पोटेंशियल, जैसे जितनी मेरी 8 घंटे पढ़ाने की क्षमता है और कोई कहे कि मैं 8 घंटे ज़्यादा पढ़ा लूंगा, उसका मतलब क्या है, इन्फ्लेशनरी गैप। वो क्या है, वो मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से भी ज़्यादा, उसे क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे इन्फ्लेशनरी गैप। क्या कहेंगे उसको, इन्फ्लेशनरी गैप। क्या कहेंगे उसको, इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप यानी एक्सेस डिमांड। क्या कहेंगे उसको, उसको कहेंगे एक्सेस डिमांड, यानी डिमांड ज्यादा हो गई, आप डिमांड क्या हो गई, ज्यादा हो गई। ठीक है, सेकेंड कंडीशन, जब उल्टा हो, यानी जो पोटेंशियल आउटपुट है वो हो ग्रेटर देन एक्चुअल जीडीपी है, एक्चुअल जीडीपी। ठीक, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में पोटेंशियल आउटपुट गैप इज ग्रेटर देन एक्चुअल जीडीपी। यानी यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर जो जीडीपी गैप होगा वो क्या होगा, जीडीपी गैप नेगेटिव होगा। ठीक, जीडीपी गैप नेगेटिव होगा, और इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे हम डिफ्लेशनरी गैप। क्या कहेंगे इसको हम, डिफ्लेशनरी गैप। ठीक, यानी जब जीडीपी गैप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब जीडीपी गैप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो उसको क्या कहेंगे हम, इन्फ्लेशनरी गैप कहेंगे, या उसको कहेंगे एक्सेस डिमांड। और जब जीडीपी गैप नेगेटिव होगा उसको क्या कहेंगे हम, डिफ्लेशनरी गैप, या उसको कहेंगे हम डेफिसिट डिमांड। क्या कहेंगे उसको हम, डेफिसिट डिमांड। ठीक, उसको क्या कहेंगे, डेफिसिट डिमांड। बात समझ में आई। लेकिन अगर जीडीपी गैप, अगर जीडीपी गैप क्या है, जीरो है, तो क्या होगा बताइए आप। अगर जीडीपी गैप जीरो है, यानी जितना ये है उतना यही है, इसका मतलब इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे काम कर रही है। ठीक है, जितनी एग्रीगेट, जितना डिमांड है उतना सप्लाई है, यानी जितनी एग्रीगेट डिमांड बराबर एग्रीगेट सप्लाई है। बात समझ में आई आपको। आउटपुट गैप इज इक्वल टू,
या जीडीपी गैप इज इक्वल टू रियल जीडीपी या रियल आउटपुट या एक्चुअल आउटपुट या एक्चुअल जीडीपी माइनस पोटेंशियल आउटपुट या पोटेंशियल जीडीपी। ठीक है, अगर इसके बीच में अंतर जीरो हो जाता है यानी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पर लेवल पे काम कर रही है। अगर ये पॉजिटिव आ जाता है इन्फ्लेशनरी गैप मतलब डिमांड ज़्यादा मतलब सप्लाई कम, और सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा मतलब प्राइजेस हाई। अगर सेकेंड कंडीशन में देखें, अगर पोटेंशियल जीडीपी ज़्यादा है एक्चुअल जीडीपी से, यानी क्या हो रहा है, पोटेंशियल जीडीपी ज़्यादा है एक्चुअल जीडीपी से, यानी जीडीपी गैप नेगेटिव है। इसका मतलब सप्लाई ज़्यादा डिमांड कम, सप्लाई ज़्यादा, एक्सेस सप्लाई के होने की वजह से प्राइस कम होने की वजह से डिफ्लेशन, और डिफ्लेशन की वजह से जो गैप बना उसे क्या कहेंगे, डिफ्लेशनरी गैप। सिंपल सा फॉर्मूले के थ्रू समझे। अब इसी को हम ग्राफ से समझेंगे। देखो इकोनॉमिक्स में ऐसा होता है ना, बात छोटी सी होती है, ठीक है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, उसके बाद दसियों लोग उसको प्रूफ करने में लगे और वही प्रूफ पढ़ते पढ़ते जो है लगता है इकोनॉमिक्स टफ है। नॉर्मली अगर रट्टाफिकेशन करना हो तो सिंपल पढ़ लो, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, या नॉर्मली बहुत सारी चीज़ें जैसे अभी आपको सिंपल पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, लेकिन अब इसको हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे कि कैसे एग्रीगेट डिमांड का शिफ्टिंग के थ्रू समझेंगे कि कैसे वो शिफ्ट होता है ऊपर की ओर और नीचे की ओर। ठीक है, तो चलिए उसको समझ लेते हैं, ग्राफ के थ्रू समझे, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है वैसे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इन्फ्लेशनरी गैप की बात करेंगे। ठीक है, चलो देखो, तो एक छोटा सा पहले ग्राफ बनाते हैं। अगर आपने किन्सियन क्रॉस पढ़ा होगा तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। यहाँ पर हम क्या लेंगे, प्राइस लेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या लेंगे, हम आउटपुट लेंगे या इनकम लेंगे, इसको क्या कहेंगे, आउटपुट ले लो। ठीक, आउटपुट। ठीक, जब भी आप ग्राफ बनाना स्टार्ट करिए सबसे पहले इतना सेक्शन जरूर क्लियर कर लीजिए कि एक्स एक्सिस पर क्या ले रहे हैं हम, वाई एक्सिस पर क्या ले रहे हैं। ठीक है, तभी आगे स्टार्ट करिए कुछ बनाना, अदरवाइज बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी, आप समझ नहीं पाएंगे। और ज़्यादातर लोग ऐसे ग्राफ समझ नहीं पाते। जिनको ग्राफ में प्रॉब्लम होती है एक्चुअली वो स्केल समझने की कोशिश ही नहीं करते कि दोनों एक्सिस पर लिया क्या गया है। ठीक है, तो पहले आप कोशिश करिए कि आप ये समझ जाइए। ठीक है, साथ में यूनिट समझ जाइए। अगर आपको कैलकुलेशन के लिए दिया गया है तो उसमें आप यूनिट समझ लीजिए कि एक्स एक्सिस पर जो चीज़ें रख रखी हैं, आउटपुट है, एम्प्लॉयमेंट है, इनकम है, टाइम है, उस सब की यूनिट समझ लो, किस यूनिट में दे रखा है। ऐसे यहाँ पर भी। ठीक है, चलिए देखिए, ये क्या है आपका, अगर आपने पढ़ा तो जानते होंगे, एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, थोड़ा बहुत टेढ़ा बनाए, आप समझने के लिए समझ लो इसको बस। यहाँ हम बनाते हैं एग्रीगेट डिमांड। क्या बनाते हैं, ये एग्रीगेट डिमांड विच इज इक्वल टू सी प्लस आई। ठीक है, कंजप्शन प्लस सेविंग होता है और वही सेविंग बाद में इन्वेस्टमेंट बन जाता है, तो उसके क्या कहते हैं, कंजप्शन प्लस आई, एंड आई इज इक्वल टू एस, क्योंकि यही सेविंग पूरी जाकर क्या हो जाती है, अल्टीमेटली वो इन्वेस्ट हो जाती है। यहाँ पर क्या है, इस समय जो है आपकी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे काम कर रही है। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल यहाँ, इस समय आपका प्राइस क्या है, ये है। ठीक, प्राइस क्या है, P1 है आपका, यानी आप OF लेवल पे, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हैं। यहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम सेट हो गया E1। ठीक, आपका इतनी सप्लाई है, ये आपकी डिमांड यहाँ कट करी, आपका ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, आपका ये प्राइस है, इतने प्राइस पर आपको सबको सब कुछ अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूंगा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं बताते चलता हूँ, ऐसे ISLM मॉडल पढ़ेंगे समझेंगे। ये क्या है, ये है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या है ये ऑटोनॉमस चीज़ें हैं। ऑटोनॉमस चीज़ें यानी क्या क्या होंगी उसमें, ऑटोनॉमस चीज़ें में होंगी ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है, क्या होगा, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन होगा, उसी में ऑटोनॉमस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, क्या होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फिर इन्वेस्टमेंट होगा ऑटोनॉमस, फिर एक्सपोर्ट होगा। ये चार चीजें यहां पर आती हैं। वैसे मैं इसको ISLM पढ़ाता तब बताता, लेकिन यहां मैं आपको बताते चल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में पड़ा रहे। वैसे ही दिख नहीं रहा होगा ना, रेड से लिखते हैं तब दिखता नहीं है। चलिए रेड का काम हटाते हैं। ठीक है, तो ये है ऑटोनॉमस चीजें हैं। यहां पर
कि जब सप्लाई आपका, जब यहाँ पर आप किन्सन क्रॉस पढ़ा था, आपने समझा था ना कि ये क्यों ऊपर रहता है, क्योंकि कंजप्शन कभी आपका जीरो नहीं होता, आपकी इनकम जीरो है फिर भी आपका कंजप्शन जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। इसीलिए यहां से ये वाई एक्सिस के इस पॉइंट से बढ़ा है, ना कि 0 पॉइंट, जबकि एग्रीगेट सप्लाई आपका 0 से ऊपर बढ़ा है। तो अब सोचो, अगर आपके जो एग्रीगेट डिमांड, चूंकि ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर काम कर रहा है, अगर आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाता है, अब एग्रीगेट डिमांड क्यों बढ़ जाएगा, सोचो। एग्रीगेट डिमांड बढ़ सकता है, हो सकता है आपका एमपीसी बढ़ गया हो, ठीक, हो सकता है आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया हो सकता है आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ गया हो, ठीक। ये एमपीसी यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कंजप्शन बढ़ गया कंजप्शन बढ़ गया हो, कंजप्शन पैटर्न में बढ़ोतरी आ गई हो। क्या पता आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने की वजह से हुआ हो सकता है आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ गया हो सकता है आपका एक्सपोर्ट बढ़ गया हो। भाई जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जब लोग हमसे ज़्यादा मांगेंगे तो हम उनको ज़्यादा देंगे, जब एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा तो यानी डिमांड बढ़ जाएगी। इकोनॉमी एटलीस्ट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर तो काम कर ही रही है और उसके बाद भी डिमांड बढ़ रही है। इन चारों चीज़ों में अगर वृद्धि हो गई तो क्या होगा, आपका ये जो एडी कर्व देख रहे हैं ये ऊपर की ओर पैरेलली शिफ्ट हो जाएगा। क्या होगा, ये ऊपर की ओर पैरेलली शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो चलो शिफ्ट करते हैं इसको, टेढ़ा हो जा रहा है लेकिन ठीक है। AD1, ठीक। अब AD1 पर देखो क्या हुआ, यहां पर ये कंडीशन, यहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो रहे हैं, यानी अल्टीमेटली ये यहां पर आकर रुक रहा है। यानी यहां पर कहने का मतलब है कि आपका क्या होगा, ये आउटपुट बढ़ाने को दिखा रहा है और यहां क्या दिख रहा है, ये प्राइस बढ़ने को दिख रहा है, यानी P2 हो जा रहा है। जबकि इकोनॉमी पहले ही फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है। इकोनॉमी क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे इकोनॉमी पहले ही अवेलेबल है, ठीक है। यानी ये देखो, ये इतना गैप क्या आ रहा है, इतना हमारा डिमांड बढ़ जा रही है। और डिमांड क्यों बढ़ जा रही है, किसी भी सेक्शन में बढ़ोतरी होने की वजह से, चाहे वो एमपीसी बढ़ गया हो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया हो, मनी सप्लाई बढ़ गया हो। मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आ जाएगा, ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो राजा बनने लगेंगे, राजा बनारस बनने लगेंगे, खाने पीने लगेंगे, एमपीसी बढ़ जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। अगर डिमांड बढ़ गई तो ये जो आपको ये गैप दिख रहा है E1 से यहाँ E2 कह लो या इसको E2 कह लो, ठीक है। क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो किसी के बीच में अगर लाइन खींचोगे तो उनकी सबकी दूरी क्या होगी, बराबर होगी। लाइन ऑफ जो दो पैरेलल लाइन होती है उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, आप जानते हैं, सिंपल सी मैथमेटिक्स है। तो ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये इतना गैप क्या हुआ, इसको कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं E1 E2 को क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे एक्सेस डिमांड। क्या कहेंगे इसको, एक्सेस डिमांड, ठीक, एक्सेस डिमांड। और इसको इसी को कहते हैं हम इन्फ्लेशनरी गैप। क्या कहते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप। क्यों कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, क्यों कहते हैं हम इन्फ्लेशनरी गैप, क्योंकि आप देख रहे थे कि जब E1 पर था तो प्राइस P1 था, ठीक। उस समय आप फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे काम करते थे, लेकिन जैसे ही ये एक्सेस डिमांड बढ़ा, नॉर्मली तो एक्सेस डिमांड बढ़ने पर क्या होगा, हम बिल्कुल हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है, एनिमल स्पिरिट बढ़ जाता है, किन्स को कॉन्सेप्ट ना, एनिमल स्पिरिट बढ़ जाता है और लोग प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है, सब लोग अपना अपना जितना कर सकते थे उतना कर लिया है, उसके बाद अगर डिमांड बढ़ती तो उसको कहते हैं एक्सेस डिमांड। और उस एक्सेस डिमांड के कारण क्या होता है, केवल और केवल प्राइस बढ़ते हैं, केवल और केवल क्या होता है, प्राइस बढ़ता है। देखो प्राइस बढ़ गया, ठीक, इसीलिए इसको कहते हैं, और प्राइस बढ़ने को ही कहते हैं हम इन्फ्लेशन, और इसीलिए हम कहते हैं इसको क्या कहते हैं इसको हम इन्फ्लेशनरी गैप। क्या कहते हैं इसको, इन्फ्लेशनरी गैप। अब इन्फ्लेशनरी गैप को सुधारने के लिए किया क्या जाए, ठीक है। देखो इन्फ्लेशनरी गैप को सुधारने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, एक तो गवर्नमेंट आएगी वो सुधारने की कोशिश करेगी, और या सेंट्रल बैंक क्या करेगी, सेंट्रल बैंक सुधार सकती है इसको, ठीक। गवर्नमेंट जब इसको सुधारने की कोशिश करेगी तो वो फिजिकल पॉलिसी से सुधारने की कोशिश करेगी। किससे करेगी, फिजिकल पॉलिसी से। और जो सेंट्रल बैंक होगी वो मॉनेटरी पॉलिसी से, ठीक। दो पॉलिसीज होती हैं। जब गवर्नमेंट आएगी तो वो फिजिकल पॉलिसी के साथ आएगी, और सेंट्रल बैंक आएगी तो वो मॉनेटरी पॉलिसी के साथ आएगी। मॉनेटरी पॉलिसी में वो क्या करेगी, दो प्रकार के उसके पास टूल्स होते हैं, क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं, जिसमें आप पढ़े होंगे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, ठीक है, CRR, ठीक है, उससे सुधार सकती है। फिजिकल पॉलिसी में गवर्नमेंट आएगी
वो क्या करेगी, पब्लिक एक्सपेंडिचर कम कर देगी, ठीक है, टैक्सेस बढ़ा देगी, अल्टीमेटली परचेजिंग पावर सक करने की कोशिश करेगा। यानी जो पब्लिक से परचेजिंग पावर ले लो और एक्सेस डिमांड को कम करो, इन्फ्लेशनरी गैप सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था पूरा इन्फ्लेशनरी गैप। अब जस्ट इसका अपोजिट क्या करेंगे, हम डिफ्लेशनरी गैप देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और जानते हो यहां पर क्या मैं बता दूं, अगर बाय द वे लोगों में लालच हो, एंटरप्रेन्योर्स में लालच हो कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे काम कर रहे हैं और डिमांड बढ़ गई, तो उस डिमांड को पूरा करने की कोशिश करने के लिए वो क्या करें, वेजेस को बढ़ा दें। अगर वेजेस को बढ़ा देते हैं और लोगों को हायर करते हैं, यानी अन्य कंपनियों से बाहर से लोगों को मंगा के कहते हैं आओ हम तुमको ज़्यादा वेजेस देंगे और तुम काम करो, उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। कैसे, देखो मान लिया वेजेस हाई कर दी, ठीक, वेजेस हाई कर दिया, जब वेज बढ़ाकर ज़्यादा प्रोडक्शन कराओगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो भी बढ़ेगा ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। फिर जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्राइसेस क्या होंगी, बढ़ेंगी, और जब प्राइसेस बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली फिर ये इन्फ्लेशनरी गैप होगा। और अगर इस वेजेस के थ्रू देखो, अगर वेजेस हाई दोगे तो लोगों की इनकम क्या होगी, बढ़ेगी, और जब इनकम बढ़ेगी तो क्या करेंगे वो, फिर एग्रीगेट डिमांड बढ़ा देंगे। एक तो आपकी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर थी, अगर आपने उस डिमांड को पूरी करने की कोशिश की तो आप और कंडीशन में और आप बेकार कंडीशन में फंस गए। वेजेस बढ़ा दिया तो उनकी इनकम बढ़ गई, एग्रीगेट डिमांड बढ़ा दिया, फिर अल्टीमेटली एग्रीगेट यानी एक्सेस डिमांड हो गई। और अगर वेजेस बढ़ाने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा, प्राइसेस बढ़ गई, अल्टीमेटली फिर इन्फ्लेशनरी गैप बढ़ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जो है दो लोग सुधार सकते हैं इसको, या तो फिजिकल पॉलिसी सुधार सकती है, या तो इसको या मॉनेटरी पॉलिसी, या दोनों को लोग कंबाइन रूप से सुधारते हैं। लेकिन जब कीनसेन केस में बात करते हैं तो फिजिकल पॉलिसी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ये सब हम बात करेंगे आने वाले वीडियोस में और डिटेल में अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब समझो डिफ्लेशनरी गैप का सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लो और आज का कॉन्सेप्ट हो गया इतना। देखो सिंपल सा है, जैसे पिछले था वैसे ये भी है, बस केवल इसमें ग्राफ जो है ऊपर की बजाय नीचे चला जाएगा। ये क्या है, एग्रीगेट सप्लाई, ठीक, यहाँ क्या लिया था हमने, आउटपुट, यहाँ क्या लिया था, प्राइस, ठीक। अब देखो सपोज करो आपकी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है, एग्रीगेट डिमांड है ये, और ये आपकी क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, ठीक, ये आपकी प्राइस है। किन्हीं कारणों हो सकता है एमपीसी कम हो गई हो, लोगों की एमपीएस बढ़ रही हो, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बढ़ रहा हो, लोग कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर घट गया हो, इंपोर्ट आपका क्या हो गया हो, वो बढ़ गया हो, इंपोर्ट बढ़ गया हो यानी चीज़ें बाहर से मंगा रहे हैं, बाहर अपना पैसा भेज रहे हैं। हो सकता है हमारा इन्वेस्टमेंट कम हो गया हो, जिसके कारण क्या हो जाएगा कि लोगों में अविश्वास उत्पन्न हो जाएगा और लोग पैसा खर्च करने से बचेंगे। जब पैसा खर्च करने से बचेंगे यानी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आपका ये है, प्राइस आपका ये है, लेकिन लोग क्या करें, डिमांड कम कर दे रहे हैं, और जब डिमांड कम कर दे रहे हैं तो ये जैसे पिछली बार ऊपर की ओर शिफ्ट हुआ था वैसे ही क्या होगा, ये नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। जब नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या होगा, देखो मैं बताता हूँ क्या हुआ, एग्रीगेट डिमांड 1, और ये क्या हुआ, नीचे की ओर शिफ्ट हो गया। यानी आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पर आपका आउटपुट हो गया, यानी ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पहले की कंडीशन हो गई, ठीक, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पहले यानी आपका आउटपुट क्या हुआ, आपका आउटपुट घट गया, ठीक, और साथ में प्राइस क्या हुआ, प्राइस देख लो आप यहाँ पर, प्राइस भी क्या हुआ, घट गया। क्यों, क्योंकि आपकी सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, और डिमांड कितनी कम है वो इसके बीच के गैप का देख लो, यहाँ से ले लो यहाँ पर, या ये यहाँ से ले लो यहाँ का, ये क्या दिखा रहा है, ये आपका दिखा रहा है डेफिसिट डिमांड। क्या दिखा रहा है आपको, ये आपका दिखा रहा है डेफिसिट डिमांड। क्या दिखा रहा है, डेफिसिट डिमांड, ठीक है, डिमांड आपकी क्या हो गई, कम हो गई, डिमांड कम हो गई, सप्लाई ज़्यादा हो गई, प्राइजेस कम हो गई, और आउटपुट अल्टीमेटली गिर गया। क्यों गिर गया, जब प्राइजेस कम हो गई, जो एंटरप्रेन्योर्स की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई, स्टॉक जो रखा था वो पहले से बचा रखा वो बिक नहीं रहा है, तो हम अलग बनाकर करेंगे क्या, अलग बनाया नहीं तो क्या होगा, जब डिफ्लेशनरी गैप आया उसके वजह से लोगों की फायरिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम हो गया। ना तो डिफ्लेशनरी गैप हमारे लिए अच्छा है, ना तो इन्फ्लेशनरी गैप हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन अच्छी है। लेकिन अगर हम दोनों में कहा जाए, देखो खराब तो दोनों है,
इन्फ्लेशनरी गैप भी खराब है, डिफ्लेशनरी गैप भी खराब है। लेकिन अगर हमें कहा जाए कि तुम खराबों में खराब तुम चुनो, किसको चुनोगे, इन दोनों खराब में ही तुम्हें चुनना है, तो हम हमेशा इन्फ्लेशनरी गैप को चुनेंगे। डिफ्लेशनरी गैप में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम हो जाता है, मतलब लोग लो बीपी और हाई बीपी का कॉन्सेप्ट समझो। हाई बीपी में लोगों की थोड़ी एक्टिविटी रहती है, अगर मान लिया आपकी नॉर्मल बीपी 120 टू 140 हो जाती है तो आप एक्टिव तो रहोगे, लेकिन डिफ्लेशनरी गैप में क्या होगा, आप बेहोश पड़े रहोगे, आपकी इकोनॉमी बैठ जाएगी। तो जब लो बीपी वाली कंडीशन नहीं अच्छी है, हाई बीपी वाली कंडीशन ज़्यादा अच्छी है। उसी तरह यहाँ पे है, डिफ्लेशनरी गैप ज़्यादा अच्छा है, सॉरी इन्फ्लेशनरी गैप ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि उससे कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी, लोगों की एनिमल स्पिरिट तो जिंदा रहती है। लेकिन डिफ्लेशनरी गैप में क्या होता है, लोग मुरझा से जाते हैं, एंटरप्रेन्योर्स मुरझा जाते हैं, यार कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, क्या बनाने से क्या फायदा होगा, चलो छोड़ो रहने देते हैं, नहीं बनाते हैं। तो डेफिसिट डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप ज़्यादा खतरनाक होता है, या इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप। ठीक, डिफ्लेशनरी गैप। ये आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कभी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में से किसी को चुनना हो तो आप हमेशा इन्फ्लेशन चुनना, डिफ्लेशन कभी नहीं चुनना। क्योंकि आरबीआई भी कहती है कि नॉर्मली हमारी इन्फ्लेशन 4% तो होना ही होना चाहिए। अगर 4% से कम होगा तो एनिमल स्पिरिट मर जाएगा और लोग प्रोडक्शन करना बंद कर देंगे, इंप्लॉयमेंट जनरेशन बंद हो जाएगी, हम जैसे बेरोजगार ही रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिफ्लेशनरी गैप का कॉन्सेप्ट। डिफ्लेशनरी गैप को सुधारने के लिए क्या किया जाए, सिंपल है, आप एमपीसी बढ़ाओ, एमपीसी मनी सप्लाई बढ़ा दो, मनी सप्लाई बढ़ाओगे, लोगों को एक्स्ट्रा मनी दोगे, वो डिमांड बढ़ा देंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दो, आप एक्सपोर्ट बढ़ाने का कोशिश करो, आपका सिंपल डिफ्लेशनरी गैप का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, रियल आउटपुट क्या होता है, पोटेंशियल आउटपुट क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।